ये बेस थ्योरम का फार्मूला डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर E1 E2 E3 डॉट 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 En आर n possible events associated with sample space, yes, and they are satisfied following condition, that is कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट 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 यूनियन En इक्वल्स टू यस, सेकंड each EI intersection EJ equals to 5 for all I doesn't equals to J where I comma J equals to 1 comma 2 comma 3 comma dot 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 n. Okay, and each EI must be greater than 1 for all I equals to 2 comma. तो अगर हमारे जो इवेंट हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई एक ऐसा इवेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि इस हमारे सैंपल स्पेस में इस प्रकार से लाई कर रहा है कि हमारे हर एक जो अलग अलग इवेंट है सब पे जो है कुछ ना कुछ कॉमन वैल्यू रखता है। वो मान लो ए है, ठीक है, ये इवेंट है। और अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया एग्जॉस्टिव, इसका मतलब हो गया एग्जॉस्टिव, और इसका मतलब हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और ये बताता है कि प्रोबेबिलिटी हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में यही आ रहा है कि ये जो हमारे वैल्यू हैं ये दोनों बता रहे हैं, पार्टीशन बता रहे हैं। सैंपल स्पेस का क्या हो गया? पार्टीशन हो गया, बंटवारा हो चुका है। बंटवारे में क्या होता है कि एक पड़ोसी घर दूसरे पड़ोसी के बीच में बाउंड्री डाल दी जाती है, वो ना हमारे वाले में आएंगे ना हम उनके वाले में जाएंगे, यही बंटवारा होता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा, तो वैसे जो है अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब पूरे सैंपल स्पेस का बंटवारा हो गया। तो आप समझ रहे हो ना कि E1 E2 E3 डॉट 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 En ये सब हमारे क्या हो गए हैं? एकदम सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, तो अगर अब हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताना है तो हम क्या करेंगे? तो आपको पता है कि अगर हम इस इवेंट ए की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन विद सैंपल स्पेस। भाई पूरे सैंपल स्पेस में से अगर आप सिर्फ ए का इंटरसेक्शन ले लो पूरे सैंपल, तो ए बाहर आ जाएगा। कहने मतलब वही है जो समझ रहे हो ना। हाँ, तो आप हमें ये बताइए, ए को ए इंटरसेक्शन एस को क्या लिख सकते हो? एस को लिख सकते हो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 डॉट 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 यूनियन En। अब ए सबके साथ इंटरसेक्शन ले लेगा, तो ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 यूनियन ए इंटरसेक्शन En। ठीक है, अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 यूनियन ए इंटरसेक्शन En। अच्छा, तो ये इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन ई। और आपको पता है कि इसका यूनियन लेने का कोई मतलब नहीं है, आप इसके सबको जो है नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करने के लिए सीधे ऐड कर दो, क्योंकि ये टोटली कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट है। कैसे हैं? डिसजॉइंट है, आपस में कोई जॉइंटिंग नहीं है, कुछ भी कॉमन वॉमन नहीं है, यानी इसके साथ कोई भी इंटरसेक्शन का पेयर बनेगा ही नहीं। इंटरसेक्शन पेयर मतलब कहने का मतलब ये हो गया ए के साथ इंटरसेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। इस E1 E2 E3 में कोई इंटरसेक्शन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हम पहले से मान कर रखे हैं कि हर एक EI विथ इंटरसेक्शन विथ EJ मीन्स किसी भी एक इवेंट का किसी दूसरे इवेंट के साथ चाहे जो भी हो हमेशा नल सेट आना चाहिए। ठीक है, तो यही बात चल रही है, तो सबको आप लोग ऐड कर लीजिए। ठीक, गुड माय डियर फ्रेंड। अब आपको अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने, टोटल में नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दीजिए। नाउ अगर हम दोनों तरफ NS से डिवाइड कर दें तो N ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 अपॉन NS
प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 अपॉन एन एस प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 अपॉन एन एस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन EN अपॉन एन एस। ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका, यहाँ पर एक वो लगाते जाओ इम्प्लाइज दैट का सिंपल। ठीक, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 सॉरी E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 प्लस डॉट 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 EN। अब अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें जो है, तो हम ए एंड इन ए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूछ रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड E1, तो एंड इंटरसेक्शन मतलब एंड। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जैसे मान लो अगर हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें पहले से पता है, मीन्स गिवन बी। तो अगर हम इंटरसेक्शन वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अगर ये कम समझ में आ रहा है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को जाके देख सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो हर एक इंटरसेक्शन की जगह ये लिख सकते हैं। तो हमें किसकी पहले प्रोबेबिलिटी पता होगी, इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमें पहले से पता रहेगी। तो यानी जिसकी पता रहती है उसको हम अलग से, अगर उसकी पता हो चुकी है तो बचे हुए की प्रोबेबिलिटी बताते हैं। तो ए की प्रोबेबिलिटी जानने की इच्छा है तो यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EN। ठीक, अब अगर इसको चाहो तो आप लोग कम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो, सिग्मा लगा दो, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ J इक्वल्स टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ E J इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E J, जहाँ आप लिख सकते हो फॉर ऑल J इक्वल्स टू 1, 2, 3 n। ठीक है, तो ये हमारा जो है, हाँ इसको हम लोग अभी क्या नाम देंगे, ये हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, टोटल प्रोबेबिलिटी का। आइए अब बेस थ्योरम देख लेते हैं। तो बेस थ्योरम में क्या कहता है, पाथ की प्रोबेबिलिटी पूछता है, मीन्स उल्टा पूछता है। अब अगर हमसे पूछे किसी इवेंट का जो है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इसके रिस्पेक्ट में, तब उसको हम बेस थ्योरम कहेंगे। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी EI गिवन ए, ये बेस थ्योरम बता रहा है, ध्यान से सुन लेना। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, क्योंकि पहले हमें ये पता रहेगा, उसके बाद लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, मीन्स किसकी प्रोबेबिलिटी लिखना है, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ EI को लिखना है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या आपको पता है, इसमें आपको पता क्या है, ठीक है, यहाँ पर देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, यहाँ आपको पता क्या है, ए पता है पहले से, तो ए पता है, तो यहाँ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आप इसको लिख सकते हो PI गिवन ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI अपॉन टोटल आपको पता ही है, यहाँ निकाल के रखे हो। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे समेसन J इक्वल्स टू 1 to n PE J इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EJ। ठीक है, वेयर ईच PI J कैसा होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। बेस थ्योरम में क्या करता है, उल्टा पूछता है। टोटल में देखिए हम लोग ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे, बेस थ्योरम में क्या कहेगा ना, आप ए की ना बताइए, आप इनमें से किसी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए ए के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए EI का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, E1 E2 E3 जो समझ में आया, समझ में आया। तो ये हमारा बेस थ्योरम का फार्मूला है। आइए इसका मतलब समझ लेते हैं, जिसको हम लोग अक्सर बोलते हैं ट्री डायग्राम, ये दुनियादारी बोलते हैं, भाई कुछ नहीं है, वो यही है। इधर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, तो हम लोग जब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो हम लोग लिखे थे क्या कि सर इसकी प्रोबेबिलिटी जो है J इक्वल्स टू 1 to n ईच PEI PEJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन
ये था। अच्छा, तो सर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया कि इन सब का सम। कहने का मतलब ये है कि आप इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मीन्स इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी आप या तो इवेंट E1 के रिस्पेक्ट में बता सकते हो, या इवेंट E2 के रिस्पेक्ट में बता सकते हो, या इवेंट E3 के रिस्पेक्ट में बता सकते हो, या E4 के रिस्पेक्ट में, या आप इसकी प्रोबेबिलिटी En के रिस्पेक्ट में बता सकते हो। अब अगर आपने जो है आपको अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पता है, या यूँ कह सकते हो कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पहले से पता है, तो आप ए की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो अगर E1 पता है। ठीक, वैसे ही अगर आपको E2 की प्रोबेबिलिटी पहले से पता है, ठीक, तो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप ए की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो E2 के रिस्पेक्ट में। वैसे ही अगर आपको E3 पता है तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू E3। और ये सब क्या है? प्लस 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 प्लस। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर आपको इसके बारे में पता है, भाई अगर इसके बारे में पता है, इन सब के बारे में पता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके रिस्पेक्ट में बता दीजिए, जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ गिवन En। समझ में आया? अब इन सब का क्या कर देना है? एडिशन कर देना। और ये है क्या? ये क्या है? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब अगर मान लो E1 के रिस्पेक्ट में आपको ए की प्रोबेबिलिटी बताना है, तो आप देखिए कि कितना रीजन जो है कॉमन आ रहा है E1 के रिस्पेक्ट में, उसकी वैल्यू अपॉन टोटल E1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। तो आपको ए की पूरी प्रोबेबिलिटी बताना है, तो आपको ये रीजन भी लेना है, ये वाला 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 भी लेना है, तो मतलब सबको ऐड करना है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यही हमारा ट्री डायग्राम कहलाता है। अगर आप चाहो तो इसको और एक्सपेंड कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट आप सैंपल स्पेस से डिवाइड करके। अब आपको दिख रहा होगा क्या एक्चुअल में क्या लिखा गया है, कि ये दो प्रोबेबिलिटी का रेशियो है। समझ में आया? तो यही है हमारा मेन एप्लीकेशन। कह रहे हैं पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक एंड 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। यदि स्ट्राइक नहीं है तो कंस्ट्रक्शन जॉब को टाइम पे कंप्लीट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.80 है, एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक। मतलब अगर स्ट्राइक है तो 0.32 प्रोबेबिलिटी है कंस्ट्रक्शन जॉब को टाइम पर कंप्लीट करने की, और अगर स्ट्राइक नहीं है तो 0.80 प्रोबेबिलिटी है कंस्ट्रक्शन जॉब को टाइम पर कंप्लीट करने की। तो हमसे कह रहे हैं डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो मान लो हमारा जो कंस्ट्रक्शन जॉब है, कंस्ट्रक्शन जॉब जब ये टाइम पर कंप्लीट होगा, इसके दो सिचुएशन कौन कौन से? या तो स्ट्राइक हो गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग है, अगर स्ट्राइक नहीं हुआ तो टाइम पर ख़त्म करने की प्रोबेबिलिटी अलग है। तो मान लिया कोई इवेंट ई है जो बता रहा है इवेंट ई डिनोट स्ट्राइक, तो स्ट्राइक हो भी सकता है या स्ट्राइक नहीं भी हो सकता है। तो अगर स्ट्राइक होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.65 है। अगर स्ट्राइक हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.65 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.65। अगर स्ट्राइक नहीं हुआ तो 1 माइनस 0.65 मीन्स 0.35। तो अगर स्ट्राइक हो गया तो कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ स्ट्राइक। मान लिया जो है कोई इवेंट ए है जो डिनोट करता है कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है, ये कोई इवेंट ए है जो कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर कंप्लीट होगा उसको डिनोट करता है। तो अगर स्ट्राइक हुआ तो कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर ख़त्म होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी है क्या?
0.32 0.32 क्या है? दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक हुआ तो कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर कंप्लीट होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.32 है। ठीक, मान लो स्ट्राइक अगर नहीं हुआ तो कंस्ट्रक्शन जॉब को टाइम पर ख़त्म करने का क्या सिचुएशन है? तो वो है कि अगर स्ट्राइक नहीं हुआ तो कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर ख़त्म होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.82 है। दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज़ नो स्ट्राइक। तो वो है 0.80। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहे हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो भाई देखिए, टाइम पर कंप्लीट होने का मतलब ये है, ये नहीं है कि स्ट्राइक होगा कि नहीं होगा। जॉब तो ख़त्म करना ही है, चाहे स्ट्राइक हो चाहे ना हो। तो अगर स्ट्राइक हुआ तो टाइम पर कंप्लीट होने का वो चांस है, और अगर स्ट्राइक नहीं हुआ टाइम पर ख़त्म होने का ये चांस है। मीन्स या तो ये या तो ये। कहने का मतलब ये हो गया कि कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर कंप्लीट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दिस प्रोबेबिलिटी और दिस प्रोबेबिलिटी। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E, या प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार अगर स्ट्राइक नहीं हुआ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E बार। तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.65 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, मीन्स अगर स्ट्राइक हुआ तो उसकी कंस्ट्रक्शन जब टाइम कंप्लीट होगा 0.32 प्लस स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.35 और उस समय टाइम पे कंप्लीट होने की जॉब की प्रोबेबिलिटी 0.80। आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसी अगर हमसे रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1, तो हमारा बेस थ्योरम हो जाता है। बैग फर्स्ट कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम पे है। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे पता चलेगा बेस थ्योरम है, ये भी बताएंगे। बैग फर्स्ट कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। जो जैसे कह रहा है वैसे बनाते जाओ। बैग फर्स्ट है जिसमें 3 रेड 4 ब्लैक बॉल है, वाइल अनदर बैग सेकंड कंटेन 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। बैग सेकंड है जिसमें 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। ठीक है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग। इनमें से किसी एक बैग में से एक बॉल को जो है ड्रा किया गया है। ठीक है, इट इज़ फाउंड टू बी रेड, और वो पाया गया क्या है? रेड है। तो ध्यान से देख लेना, जब ये पहले ही निश्चित करते कि ये हो रहा है तो आप ये बताइए जो है कि ये यहाँ से हुआ होगा। देखिए कह रहा है कि ये हो रहा है, आप ये बताइए, आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि ये यहाँ से हुआ होगा। मतलब कह रहा है कि इट इज़ फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। मतलब उनको ये पता चल गया है कि ये रेड बॉल है, लेकिन आपको वो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बताना, आपको ये इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो रेड बॉल जो है बैग सेकंड से निकाला गया है। मतलब ये जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना अब ये आपको रेड बॉल निकालने के लिए या तो आप बैग फर्स्ट से निकाल सकते हो या तो आप बैग सेकंड से निकाल सकते हो। तो बैग फर्स्ट से सेलेक्ट करने की अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें बैग फर्स्ट की, तो क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, दोनों में से कोई एक। अगर हम बैग सेकंड की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये भी 1/2 हो जाएगी। भाई 2 बैग हैं, 2 में से या तो आप इससे या तो इससे बॉल को निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर आपने बैग फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया, यदि आपने बैग फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया, ध्यान से सुन लेना, आपने बैग फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया, तब बताओ रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो बेस थ्योरम भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर देखना, तो आपने अगर बैग फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया तो रेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसमें 3 रेड हैं और टोटल 7 है। अगर आपने मान लो बैग सेकंड सेलेक्ट कर लिया तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो भाई अगर आपने बैग सेकंड सेलेक्ट किया तो इसमें 5 रेड हैं जो कि फेवरेबल आउटकम, टोटल 11 है, ये होगा। लेकिन उन्होंने ये प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि फाइंड टू दी कर रहे हैं जो बॉल है वो पाया गया है रेड कलर का है। तो आप ये बताइए कि वो बॉल जो है बैग सेकंड से निकाला गया, मीन्स उनको पहले से पता है कि ये जो बॉल निकाला गया वो रेड कलर का है, ये पता है। तो आप ये बताइए कि ये रेड कलर की बॉल जो है बैग सेकंड से निकाली गई है, ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। क्या दिए हैं? बॉल रेड कलर। क्या पूछ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी बताइए सेकंड बैग से निकाला गया। तो यहाँ पर देखना, तो ये क्या हो गया? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। तो बोलिए इसको कैसे लिखेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं? दोनों का इंटरसेक्शन
की प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जो दिया गया है रेड कलर। तो ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। तो बताइए इसको कैसे लिखें? क्या पहले आपको पता है कि बाइक सेकंड को सेलेक्ट कर लिए हो, पहले आपको बाइक सेकंड की नॉलेज है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने बाइक सेकंड सेलेक्ट कर लिया है तो रेड की प्रोबेबिलिटी अपॉन ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब इसको लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, PB2 इंटू पी आर गिवन B2, तो PB2 इंटू पी आर गिवन B2, तो ये हो गया क्या 1/2 इंटू 5/11 अपॉन पी आर मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी रेड की। तो आप रेड इससे भी निकाल सकते हो या तो इससे निकाल सकते हो, मतलब आपको क्या करना है, ऐड करना है या तो इससे या तो इससे। तो बताओ, तो टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करोगे? आपको क्या करना है टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए, इस पाथ की प्रोबेबिलिटी प्लस इस पाथ की प्रोबेबिलिटी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगा, या तो आप बाइक फर्स्ट सेलेक्ट करके रेड निकाल लो, मीन्स PB1 इंटू पी आर गिवन B1 प्लस, या तो आप बाइक सेकंड सेलेक्ट करके मीन्स PB2 इंटू पी आर गिवन B2, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। तो ये हमारा रेड का प्रोबेबिलिटी है, वैल्यू वहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा।